हेलो एवरीवन, सेलेशियल सेक लर्निंग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 आईसीसी एंड ट्रेड कंपोनेंट्स। तो आईसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, जिसका एम था टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का मेन पर्पस था आईसीसी का, एंड इन्वेस्टमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, जो है लीडिंग बॉडी फॉर रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स मतलब क्या होता है कि जनरली इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस में सारी चीज़ें स्मूथली नहीं होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टीज़ की वजह से। बहुत सारी पार्टीज़ पैसे नहीं देती है, कुछ भी क्रेडिट डिस्प्यूट्स हो जाता है, या तो फिर प्रॉपरली मान लो कि कोई जो गुड्स मंगवाए थे वो प्रॉपरली टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार नहीं हुआ है, तो बायर सेटिस्फाइड नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं दो में से एक को किसी को नहीं मिल पाता है, तो उसकी वजह से केसेस चलते हैं, डिस्प्यूट्स आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह से कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए हमको कि जो ये डिस्प्यूट्स सॉल्व कर सके, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो है आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन की मदद से डिस्प्यूट सॉल्व करता है, वो 1923 में स्थापना हुई थी उसकी। आईसीसी मेंबरशिप जो है उसमें 120 कंट्रीज ने मेंबरशिप ले रखी है आईसीसी की। मोस्ट ऑथोरेटिव वॉइस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड फाइनेंस, आईसीसी को मोस्ट ऑथोरेटिव वॉइस बोला जाता है ट्रेड फाइनेंस के फील्ड में। आईसीसी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। क्राइम सर्विसेज में कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द स्पेशलाइज्ड एंटी क्राइम सर्विसेज, क्राइम सर्विसेज और कोऑर्डिनेट्स द सर्विसेज द स्पेशलाइज एंटी क्राइम सर्विसेज, मतलब एंटी क्राइम सर्विसेज को कोऑर्डिनेट जो करती है वो है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है आईसीसी। स्प्रेडिंग बिजनेस एक्सपर्टीज, प्रमोटिंग ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, सेटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, प्रमोटिंग मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ये सारा जो है वो आईसीसी का काम है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, ट्रेड ट्रांजैक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कोई भी ट्रेड होता है तो उसमें ट्रांजैक्शन होता रहता है, तो वो ट्रांजैक्शन है ना, उसको मेनली जो हम डिवाइड करेंगे वो 3 टाइप में डिवाइड होता है। पहला होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा होता है मूवमेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और तीसरा होता है मूवमेंट्स ऑफ फंड्स, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन में गुड्स का मूवमेंट होता है। मान लो सेलर से बायर तक जाता है, बायर से सेलर तक वापस जाता है, कोई भी किसी भी हिसाब से जो गुड्स का मूवमेंट होता है उसको मूवमेंट ऑफ गुड्स बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट जो रहता है उसका जो मूवमेंट रहता है, मतलब मान लो बायर से सेलर के पास जाता है, सेलर से बैंक के पास जाता है, या तो XYZ कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक जो मूवमेंट होता है डॉक्यूमेंट्स का, उसको मूवमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और मूवमेंट ऑफ फंड्स, मूवमेंट ऑफ फंड्स मतलब मान लो कि बायर के पास से बैंक के पास फंड जाता है, बैंक के पास से सेलर के पास फंड जाता है, या तो बायर के बैंक से सेलर के बैंक के पास फंड जाता है। जो मूवमेंट ऑफ फंड टोटली कहीं से भी कहीं मान लो एक जगह से दूसरी जगह पे होता है, तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फंड्स। इसका जो जनरल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको, जो 1 मिनट में बता देता हूँ आपको कैसे होता है वो। अभी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा डायग्राम 1 के बारे में, जिसमें जो टोटल प्रोसेस फ्लो होता है उसमें रहेगा एक एक्सपोर्टर, एक रहेगा इंपोर्टर, ठीक है। अभी ये एक्सपोर्टर जो है वो अपना गुड्स इंपोर्टर को देगा। उससे पहले इंपोर्टर बोलेगा एक्सपोर्टर को कि मेरा ये गुड्स का रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए मेरे को, ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे इसमें ये स्पेशलाइजेशन चाहिए, XYZ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ख़त्म हो जाने के बाद, ठीक है, एक्सपोर्टर यहाँ से गुड्स भेजेगा इंपोर्टर को, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहेगा। इंपोर्टर से एक्सपोर्टर में जाने के पास गुड्स जाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहता है। उसमें कस्टम क्लियरेंस होता है, रेगुलेटरी क्लियरेंस होता है, उसके बाद शिपिंग होता है, उसके बाद जो इंपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस होता है वहाँ से लेके फिर जो इनलैंड मूवमेंट होगा वो इंपोर्टर के पास होगा, ठीक है। अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इंपोर्टर जो है उसका गुड्स भेजेगा अपने पोर्ट में, ठीक है। ये पोर्ट होगा, यहाँ पे होगा उसका
कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद होगा शिपिंग, उसके बाद वापस से होगा कस्टम क्लियरेंस, उसके बाद जाएगा गुड्स इंपोर्टर के पास, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कस्टम क्लियरेंस होता है एक्सपोर्टर के कंट्री में, उसको एक्सपोर्टर कंट्री का कस्टम क्लियरेंस बोलेंगे, और जो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगा वो इंपोर्टर कंट्री का कस्टम क्लियरेंस होगा, ठीक है। अभी ये जो एक्सपोर्टर जो अपने पोर्ट तक जो गुड्स भिजवाता है उसको हम बोलेंगे इनलैंड मूवमेंट, और जो ये कस्टम क्लियर होने के बाद इंपोर्टर के पास जो गुड्स जाएगा उसको भी हम बोलेंगे इनलैंड मूवमेंट, ठीक है। अभी देखो, अभी जैसे मान लो कि एक्सपोर्टर को इंपोर्टर ने बोला कि मुझे ये वाले गुड्स चाहिए, ये इस हिसाब से चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, XYZ सारी प्रोसेस बता दिया, ठीक है। वो गुड्स यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अभी जो है वो इंपोर्टर होगा, वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगा और एक्सपोर्टर इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट्स देगा। ये डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो इंपोर्टर जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ से यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, उसके बाद कस्टम क्लियर होके उसके बाद इनलैंड मूवमेंट, और उसके बाद इंपोर्टर के पास जो है वो गुड्स पहुँचेगा, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का, ठीक है। ये जो प्रोसेस हुआ वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुआ। उसमें क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट का जो एक्सचेंज हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ही एक्सपोर्टर इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट दे रहा है, उससे पहले जो है वो इंपोर्टर पेमेंट कर दे रहा है एक्सपोर्टर को, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का हुआ। इसमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के अलावा तीसरी कोई पार्टी जो है वो इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। इंपोर्टर ने पेमेंट कर दिया, एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट दे दिए, वो डॉक्यूमेंट इसने यहाँ पे दिखा के अपना कस्टम क्लियर करवा के, या तो फिर कोई भी प्रोसेस जो है क्लियरेंस का वो ख़त्म करवा के फिर उसने गुड्स ले लिया, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ वो डायग्राम 1 के हिसाब से हुआ डायरेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज का, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसके बाद डायग्राम नंबर 2। अभी हम फ्रेंड्स देखेंगे डायग्राम 2। तो जैसे डायग्राम 1 में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि जैसे इंपोर्टर जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है, उसके बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो इंपोर्टर को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स दे देता है, और वो डॉक्यूमेंट्स वो कस्टम क्लियरेंस या तो फिर XYZ कोई भी जगह पे क्लियरेंस करवा के फिर वो इनलैंड मूवमेंट के थ्रू माल मतलब गुड्स उसके पास आ जाता है, ठीक है। ये हो गया डायग्राम 1 के हिसाब से जो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो, ठीक है। अभी मान लो कि इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्टर ने गुड्स भेजा ही नहीं, ठीक है। तो उसका फिर इंपोर्टर का तो पैसा जाएगा और फिर डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज़्यादा लीगल लंबा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी ज़्यादातर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज की वजह से वो लोग ना बीच में एक पार्टी को रखते हैं फ्रेंड्स, वो पार्टी होती है बैंक, ठीक है। तो इसमें होता है बैंक का इन्वॉल्वमेंट। तो अभी जो प्रोसेस होगा फ्रेंड्स, तो अभी जो प्रोसेस में कैसे होगा, जो पहले वाला जो प्रोसेस था उसका तो वैसे ही रहेगा फ्रेंड्स। अभी मैं पूरा फ्लो समझाता हूँ फ्रेंड्स आपको। यह रहता है एक्सपोर्टर, पूरा पहले डायग्राम में जैसा प्रोसेस था वही प्रोसेस रहेगा इसमें भी। यहाँ पे होगा कस्टम क्लियरेंस, यहाँ पे होगा शिपिंग, यहाँ पे होगा इंपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। उसके बाद जाएगा ये गुड्स इंपोर्टर के पास, यहाँ पे होगा इनलैंड मूवमेंट, और यहाँ पे भी होगा इनलैंड मूवमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे जैसे फर्स्ट डायग्राम में जैसे होता था कि डॉक्यूमेंट जो होता था उसका वो डायरेक्ट एक्सचेंज होता था
पेमेंट पहले डायरेक्ट ही इंपोर्टर एक्सपोर्टर को कर देता था, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस होगा फ्रेंड्स वो मैं समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो इंपोर्टर करेगा अपने बैंक को। ये है इंपोर्टर्स बैंक, ठीक है। वो पेमेंट करेगा इंपोर्टर अपने बैंक को, ठीक है। वो पेमेंट करेगी बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को। एक्सपोर्टर पेमेंट करेगा, एक्सपोर्टर का बैंक पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट हैंडलिंग का प्रोसेस। वो होता है पेमेंट के बाद। पेमेंट जब एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को कर देता है, उसके बाद एक्सपोर्टर देता है डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर का बैंक देता है इंपोर्टर के बैंक को, ठीक है। वो इंपोर्टर का बैंक डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है इंपोर्टर को, और वो इंपोर्टर जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स पोर्ट वगैरह में दिखा के अपना जो भी क्लियरेंस वगैरह लेके वो जो गुड्स होता है उसके बाद मिलता है इंपोर्टर को। ये पूरा प्रोसेस हुआ फ्रेंड्स, ये है डायग्राम 2, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ये आइडियल प्रोसेस है फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारा चीज़ जो होता है एलसी वगैरह, कॉम्प्लिकेशन, गारंटी वगैरह, वो सारा चीज़ जो होता है वो बाद में ऐड होता है। वो बाद में आगे आपको समझा दूंगा फ्रेंड्स। ये जो दो ट्रांजेक्शन मैंने बोले आपको, ये दोनों आइडियल ट्रांजेक्शन है। अभी मान लो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, या तो फिर बहुत अच्छे रेफरेंस के थ्रू एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं, तब ठीक है कि वो डायरेक्ट पेमेंट और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हो जाए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में फ्रेंड्स बैंक बीच में रहता ही रहता है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि कोई फ्रॉड होने के चांसेस कम रह जाते हैं और डिस्प्यूट होने के चांसेस भी कम रहते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा था डायग्राम 1 फ्रेंड्स, ठीक है। और ये है हमारा डायग्राम 2, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम समझने के बाद आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स इनकोटर्म्स, ठीक है। तो इनकोटर्म्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने डायग्राम 1 और 2 में देखा कि जैसे एक्सपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस पहले होता है, उसके बाद शिपिंग होता है, इसके बाद इंपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस होता है, इनलैंड मूवमेंट होता है। वो सारा चीज़ जो रहता है पूरा प्रोसेस का, उस पूरे प्रोसेस का एक एक पर्टिकुलर टर्म रहता है। तो वो सारा टर्म जो प्रोसेस, वो इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है फ्रेंड्स। उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रहती है, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करना रहता है, इंश्योरेंस वगैरह रहता है, मूवमेंट वगैरह रहता है। वो सारी चीज़ें जो रहती है वो एक एक इनको टर्म के थ्रू आपको दिखाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इनको टर्म्स जनरली 2000 में पहले आई थी, उसके बाद 2010 में जो है वो 11 इनको टर्म्स डिफाइन हुए थे फ्रेंड्स। EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DAP और DDP फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी मान लो कि आप जैसे कोई एक इंपोर्टर, देखो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक दिखाता हूँ कि जैसे ये है एक्सपोर्टर, ठीक है, और यहाँ से गुड्स जाता है सीधा इंपोर्टर के पास, ठीक है। तो ये एक्सपोर्टर से इंपोर्टर तक गुड्स पहुंचने के लिए उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो ये 10 पॉइंट्स को मान लो ये 11 पॉइंट्स तक को क्रॉस करने के बाद इंपोर्टर के पास ये गुड्स पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो 11 पॉइंट्स है, पहले यहाँ जाता है, उसके बाद यहाँ 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 यहाँ, एक एक पॉइंट को क्रॉस करके इंपोर्टर के पास जो है वो गुड्स पहुंचता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी ये जो पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स, ये पूरा एक एक पॉइंट को आप इनको टर्म ही समझ लो। मान लो ये है EXW, ये है CPT, ये है CIF, ये है FOB, ये है DAP, ये है DDP, ठीक है। मान लो सपोज ये पूरे एक एक पॉइंट है ना, वो एक एक इनको टर्म्स ही है, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक इनको टर्म्स आप पढ़ते जाइएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको गैसिंग करना है फ्रेंड्स कि पहले यहाँ पे गुड्स पहुंचा, उसके बाद वाले इनको टर्म में यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद वाले इनको टर्म में यहाँ पे पहुंचा, उसके बाद वाले इनको टर्म में मान लो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे करके एक एक स्टेप कर करके आगे बढ़ता है। जो गुड्स होता है वो एक्सपोर्टर से लेके इंपोर्टर तक, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक एक इनको टर्म में वो जो गुड्स होता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहता है। इसमें सारा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स।
लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है। पहले मान लो एक्सपोर्टर से इनलैंड मूवमेंट हुआ, उसके बाद शिप में या तो फिर ऑन रोड जाता है या तो फिर प्लेन में, एयरवे में पहले लोडिंग होता है, उसके बाद शिपिंग होता है, वो शिपिंग फिर पहुंच जाता है इंपोर्टर के कंट्री में, उसके बाद वहां से उसका अनलोडिंग होता है, उसके बाद अनलोडिंग के बाद उसका जो है वो इनलैंड मूवमेंट होता है इंपोर्टर तक, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ, वो सारा लेंदी प्रोसेस में कहाँ पे अनलोडिंग होगा, पैकिंग होगा, ये सारा चीज़ होगा, वो पूरा इंश्योरेंस होगा, उसका फ्रेट कैरियर चार्जेस होगा, टैक्स एंड ड्यूटीज पे होगा, कस्टम क्लियरेंस होगा, वो सारा चीज़ है वो इनको टर्म्स में आपको बताया जाएगा पूरा प्रोसेस वाइज, ठीक है। तो ये सारा चीज़ में जैसे ही एक एक इनको टर्म आगे बढ़ते जाओ फ्रेंड्स, जैसे आप गैस करते जाना, एक एक चीज़ जो होती है वो सेलर के थ्रू सेलर के तरफ से होती है या तो बायर की तरफ से होती है, ठीक है। जनरली ये चीज़ ना सेलर डिसाइड करता है कि कौन सा इनको टर्म रहेगा, ये लिखा रहेगा बिल ऑफ लेडिंग में या तो फिर इनवॉइस में। जनरली जो रहता है वो बिल ऑफ लेडिंग में ही रहता है लिखा हुआ कि कौन सा इनको टर्म रहेगा, ठीक है। अभी ये क्या है प्रोसेस कि जनरली जैसे मान लो कोई इनवॉइस में लिखा हुआ है कि मान लो कि वो सीपीटी करेगा, तो जैसे इसमें बायर और सेलर के बीच नेगोशिएशन होता है कि सेलर बोलेगा कि नहीं हम सीआईएफ ही देंगे, लेकिन बायर बोलेगा कि आप एफओबी दोगे तभी जाके डील होगी। तो ये सारा जो नेगोशिएशन रहता है, तो ये नेगोशिएशन होने के बाद ये एलसी में या तो बीओएल में या तो इनवॉइस में टर्म्स एंड कंडीशन के बाद जनरली इनवॉइस में या तो बीओएल में लिखा रहता है कि कौन सा इनको टर्म रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको देखना होता है, आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कहाँ पे ये इनको टर्म वगैरह लिखे रहे होंगे, आपको सारा प्रोसेस हम पूरा बता देंगे फ्रेंड्स। अभी जस्ट हम इनको टर्म्स पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जस्ट ऐसे ही गैस करना है कि ये एक एक स्टेप जो है वो एक्सपोर्टर से लेके इंपोर्टर तक पूरा जो है वो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी हम आपको एक एक करके इनको टर्म्स एक एक समझाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इनको टर्म्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। एक है फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो सारे ट्रांसपोर्ट के मोड्स में इनको टर्म्स यूज होते हैं वो वाले, और दूसरा जो है वो है फॉर सी एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो सी एंड वाटरवे के लिए थोड़े चार जो है वो अलग से इनको टर्म्स है, और बाकी के इनको टर्म्स है वो फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो एक एक करके हम देखते हैं सारे फ्रेंड्स। पहले हम देखेंगे फॉर ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसमें हम जाएंगे पहले EXW में जो है एक्स वर्क्स। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, बायर टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम एक्सपोर्टर्स प्रीमाइसिस एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी ऑन बॉर्न बाय हिम, ठीक है। बायर क्या करेगा, जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर जो बायर रहता है वो डिलीवरी लेगा एक्सपोर्टर के प्रीमाइसिस से, और उसके बाद का जो भी खर्चा है, उसके बाद की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा सब कुछ है वो सारा रहेगा बायर के ऊपर, ठीक है। तो मान लो ये जैसे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, ये इंपोर्टर गया एक्सपोर्टर के पास, ठीक है। एक्सपोर्टर के पास जाने के बाद वाला ये सारा, ये जो 11 पॉइंट वाला, सपोज कर लो 11 पॉइंट का, ठीक है, ये सारा जो पॉइंट का जो सारा चीज़ है वो सारा खर्चा, रिस्क मैनेजमेंट, वो सारा चीज़ रहेगा इंपोर्टर के ऊपर, ठीक है। तो इंपोर्टर तो ऐसा चाहेगा ही नहीं कि ये एक्सपोर्टर तक जाए और वहाँ से डिलीवरी लेके सारा चीज़ अपने ऊपर बॉर्न करे। तो वो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करता है, उसके बाद बोलेगा कि नहीं यहाँ तक आप कैरियर तो लोड करवा दो, शिप के पास तो खड़ा कर दो, या तो फिर हमारे वहाँ तक ले लो, फिर वहाँ से हम अनलोड करवा के इनलैंड करवा लेंगे। वो सारा चीज़, वो सारा दिक्कत, वो सारा जो है वो टर्म कंडीशन में बातें होता है, वो दिक्कत ना हो इसलिए उसको किसी एक चीज़ में जो डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं उसमें मेंशन कर दिया जाता है, ताकि फ्यूचर में कोई इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में डिस्प्यूट ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट इनको टर्म हम देखेंगे FCA, जो होता है फ्री करियर, ठीक है। फ्री करियर में क्या होता है, सेलर डिलीवर्स द गुड्स इनटू द कस्टडी ऑफ द करियर एट द नेम्ड पॉइंट एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ऑन बायर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सेलर है वो गुड्स को डिलीवर करता है कैरियर के कस्टडी में, ठीक है। वो कैरियर के कस्टडी में जो डिलीवर करेगा वो एक पर्टिकुलर नेम का कैरियर रहेगा, वहाँ तक वो पर्टिकुलर कैरियर की कस्टडी में वो पहुंचा के उसके बाद क्या होगा, एवरीथिंग इज ऑन बायर, ठीक है। उसके बाद वाला जो चीज़ रहेगा वो बायर के ऊपर रहेगा। उसके बाद है CPT मतलब कैरेज पेड टू। इसमें क्या रहेगा कि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स टू द एग्रीड डेस्टिनेशन एंड हैज़ टू पे फ्रेट अप टू द फर्स्ट कैरियर और एग्रीड पॉइंट एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ऑन बायर। इसमें क्या होता है कि कैरेज भी पे कर देगा सेलर,
ठीक है। सेलर मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंच गए फ्रेंड्स। गैस करना कि जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये है सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ गुड्स टू द एग्रीड डेस्टिनेशन एंड हैज टू पे फ्रेट अप टू द फर्स्ट कैरियर। मतलब फर्स्ट कैरियर तक का जो है वो कैरेज जो गुड्स का है वो पे करेगा सेलर, और उसके बाद मतलब एग्रीड पॉइंट पे पहुंच जाने के बाद जो भी चीज़ें है, इंश्योरेंस वगैरह है, सारा चीज़ जो है वो सारा रहेगा बायर के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया सीपीटी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स सीआईएफ। सीआईएफ है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, ठीक है। तो सीपीटी में था कैरियर ओनली, ठीक है, सॉरी कैरेज, ठीक है। तो वो कैरियज के अलोंग इंश्योरेंस जो है वो भी इसके साथ जो है वो सेलर पे करेगा, ठीक है। तो कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, उसमें सिर्फ कैरेज पेड टू था, इसमें क्या है कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, ठीक है। इंश्योरेंस जो है वो सेलर पे करता है और कैरेज भी सेलर पे करता है, और उसके बाद वाला जो प्रोसेस रहता है वो सारा सब कुछ जो है वो बायर के ऊपर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है डीएटी। डीएटी मतलब डिलीवर्ड एट टर्मिनल। डिलीवर्ड एट टर्मिनल में क्या रहता है फ्रेंड्स, जो रहता है सेलर रहता है वो पे करता है ट्रांसपोर्ट टू अ स्पेसिफाइड टर्मिनल एट एग्रीड डेस्टिनेशन, ठीक है। जो एग्रीड डेस्टिनेशन है वहां तक का जो ट्रांसपोर्ट रहता है, मतलब एक पर्टिकुलर टर्मिनल रहता है जो रहता है डेस्टिनेशन के एग्रीड डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो अभी हम पहुंच गए डेस्टिनेशन कंट्री के पास, ठीक है। तो डेस्टिनेशन कंट्री पे पहुंचने के बाद यहाँ एक टर्मिनल तक पहुंचने के बाद उसके बाद वाला जो प्रोसेस है, इनलैंड जो ट्रांसपोर्ट है या तो फिर लोकल इंश्योरेंस हो गया, वो सारा चीज़ जो है सपोज करो वो रहेगा कि वो रहेगा बायर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम पहुंच गए डीएपी में। डीएपी है डिलीवर्ड एट प्लेस। डिलीवर्ड एट प्लेस माने क्या होता है फ्रेंड्स, सेलर पेज ट्रांसपोर्ट टू अ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन एंड टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गुड्स अंटिल दे आर रेडी टू बी अनलोडेड बाय द बायर। मतलब जहाँ से बायर अनलोड करने वाला होता है, मतलब मान लो कि कोई शिप पोर्ट है या तो फिर एयरपोर्ट है, या तो जहाँ से मतलब इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए जो बायर जो गुड्स होता है वो अनलोड करता है, वो अनलोड करने के बाद उसके बाद वो ट्रक वगैरह में लोड करके वापस से अपने खुद के प्लेस पे पहुंच जाता है। तो वो अनलोडिंग करने तक का जो वो प्रोसेस है, वहाँ तक का जो प्रोसेस रहेगा वो सारा मतलब जो रहेगा वो पूरा होगा सेलर के ऊपर। और उसके बाद वाला जो ट्रांसपोर्ट होगा या तो फिर इनलैंड ट्रांसपोर्ट होगा, इनलैंड मूवमेंट होगा, वो सारा रहेगा बायर के ऊपर। उसके बाद का टर्म है डीडीपी। डीडीपी मतलब डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स कि इसमें ड्यूटी वगैरह जो है वो बायर को पे करना पड़ता है, टैक्स वगैरह रहता है, चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह रहता है, वो यहाँ तक बायर को पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज ऑन सेलर अलोंग विद टैक्स, ड्यूटीज, चार्जेस एंड फीस। वो सारा सेलर के ऊपर रहेगा, टैक्सेस के साथ, ड्यूटीज के साथ, चार्जेस के साथ, फीस के साथ, ठीक है। तो ये हो गया जो है वो ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के जो इनको टर्म्स हो गए वो यहाँ तक है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम देखेंगे कि फॉर सी एंड इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट का जो इनको टर्म्स है फ्रेंड्स वो देखने वाले हैं हम। अभी इसमें हम देखेंगे एफएएस। एफएएस का होता है फ्रेंड्स फ्री अलोंग साइड शिप, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर डिलीवरिंग द गुड्स अलोंग साइड द वेसल शिप एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग इज ऑन बायर। तो फ्रेंड्स हमने जो डायग्राम देखा था उसमें मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सपोर्टर है, ठीक है। एक्सपोर्टर मान लो एक्सपोर्टर का शिप खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक्सपोर्टर जो इनलैंड अपनी जगह से पैकिंग करवाएगा, लोडिंग करवाएगा, वो सारा चीज़ वहाँ से जाएगा शिप के पास। तो ये शिप के बाजू में अपना जो गुड्स रहेगा वो यहाँ पे रख के खड़ा कर देगा। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ वो जो करेगा वो फ्री अलोंग साइड शिप होता है। यहाँ पे शिप है, यहाँ पे वो उसका सामान पड़ा है, मतलब लोडिंग भी नहीं होगा, फ्री अलोंग साइड बाजू में आके खड़ा रख देगा। उसके बाद लोडिंग करवाने से लेके यहाँ तक का पूरा प्रोसेस जो होगा वो पूरा जिम्मेदारी, रिस्क और खर्चा वो सारा चीज़ रहेगा, वो सारा रहेगा इम्पोर्टर के ऊपर, मतलब बायर के ऊपर, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्लूड्स एक्स वर्क्स प्राइस। एक्स वर्क्स प्राइस, packing charges, transportation charges up to the place of shipment, wharfage and portage, custom duties, export duties, cost of checking of quality measure, weight and quantity if any, if which an exporter incurs while delivering the export goods to the foreign buyer or on the board of the on board the ship,
And in this type of term, the bill of lading must carry the wording shipped on board, and it must be bear the signature of carrier or his authorized representative together with the date on which goods were boarded. तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, ऑलमोस्ट सारा चीज़ आ गया. देखो एक्स वर्क का प्राइस आ गया, पैकिंग चार्जेस आ गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गया, और टू द प्लेस ऑफ शिपमेंट, वारफेज, पोर्टेज, कस्टम ड्यूटीज, इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कॉस्ट ऑफ चेकिंग एंड क्वालिटी मेजर, वेट, क्वांटिटी, ये सारा चीज़ जो पहले बायर बॉर्न करता था वो सारा चीज़ अभी सेलर के ऊपर आ गया. ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या होगा कि इसमें बिल ऑफ लेडिंग में लिखा होना चाहिए शिप्ड ऑन बोर्ड टर्म लिखा रहना चाहिए फ्रेंड्स. ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग में अगर शिप्ड ऑन बोर्ड लिखा हुआ है तो ये उसको FOB माना जाएगा. एंड इट मस्ट बेयर द सिग्नेचर ऑफ द कैरियर ऑफ और हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव. उसका जो कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है उसका भी साइन डेट के साथ रहना चाहिए, ताकि बायर को पता चले कि गुड्स बोर्ड हो गए हैं, कौन सी डेट को हुए हैं, बिल वगैरह में, इंश्योरेंस वगैरह में, ये सारा चीज़ काम आता है फ्रेंड्स. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे CFR. CFR होता है फ्रेंड्स कॉस्ट एंड फ्रेट. कॉस्ट एंड फ्रेट क्या होता है फ्रेंड्स, FOB प्लस फ्रेट चार्जेस. पहले इसमें FOB में फ्रेट चार्जेस जो होते थे वो रहते थे बायर के ऊपर, लेकिन CFR में क्या रहेगा फ्रेंड्स, कॉस्ट एंड फ्रेट. कॉस्ट एंड फ्रेट मतलब FOB प्लस फ्रेट चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सारा FOB प्लस फ्रेट चार्जेस ट्रांसपोर्टिंग गुड को डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचाने तक का सारा खर्चा रहेगा वो सेलर के ऊपर रहेगा फ्रेंड्स. ठीक है, उसके बाद रहेगा CIF. CIF है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट. मतलब FOB प्लस फ्रेट प्लस इंश्योरेंस means FOB plus cost of ocean freight and marine insurance up to the port of destination. जो यहाँ पे है फ्रेंड्स वाटरवे ट्रांसपोर्ट. वाटरवे ट्रांसपोर्ट में जो इंश्योरेंस होता है मरीन इंश्योरेंस होता है फ्रेंड्स. तो इसमें क्या होता है कि FOB तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ ओशियन फ्रेट. ओशियन फ्रेट भी पे करेगा जो सेलर है वो. ठीक है, और उसके साथ रहेगा मरीन इंश्योरेंस. वो मरीन इंश्योरेंस भी पे करेगा सेलर. ठीक है, तो ये जो सारा चीज़ है FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ओशियन फ्रेट एंड मरीन इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक का ये सारा चीज़ जो है वो बॉर्न करेगा ये सेलर. ठीक है, देयर इज मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्टर इन दिस टर्म. मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगा वो रहेगा एक्सपोर्टर के ऊपर इस टर्म में. ठीक है, तो जनरली एक्सपोर्टर नहीं चाहेगा कि वो CIF करे, लेकिन इंपोर्टर जो है बायर वो ऐसा ही कोशिश करेगा कि उसको CIF ही मिले ताकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना रहे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा हो गया इनको टर्म्स फ्रेंड्स. तो 11 इनको टर्म्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. 3 से 4 मार्क का इस चैप्टर में से कम पूछा जाएगा फ्रेंड्स. इनको टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखा जाए. तो इसमें देखो फ्रेंड्स ऐसे हम याद रख सकते हैं, E वाला पहले आ गया, उसके बाद आ गया F वाले 3, उसके बाद आ गया C वाले 4 और उसके बाद आ गया D वाले 3. ठीक है, तो D वाले हो गए वो डेस्टिनेशन वाले हो गए, C वाले हो गए मतलब वो C वाले जो है वो सारे जो है वो हमको मिलेंगे C वाले ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट रहता है उसमें रहेगा C वाला 2. ठीक है, CFR और CIF. ठीक है, और जो वो CPT वाला जो है वो एक रहेगा सिर्फ ऑल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, और ये सारा जो है वो F वाले जो है वो पहले F वाले रहेंगे. ठीक है, अभी ये हम ऐसे C को हम कैरेज कह सकते हैं, फिर D को हम डेस्टिनेशन कह सकते हैं, और F वाले जो है वो हम कह सकते हैं कि ये सारे जो है वो रहेंगे एक्सपोर्टर के साइड पे. ठीक है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं. ठीक है, कैसे भी आप याद रखो फ्रेंड्स, 11 इनको टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड. ठीक है, अभी जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें बैंक का रोल होता है, उसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर का रोल होता है. तो जैसे इन सब का रोल होने के साथ सबको रिस्क का अनुमान लगाना भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है, रिस्क का एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि क्या होता है कि आगे जाके रिस्क को मिटिगेट करने के तरीके ढूंढे जाए, उसके बाद से इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा दिया जा सके, मोटिवेट किया जा सके. ठीक है, इसमें जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिस्क है उसमें पहला वाला रिस्क है प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट रिस्क. ठीक है,
प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट रिस्क में हम देखेंगे पहले प्रोडक्ट रिस्क। तो प्रोडक्ट रिस्क्स आर द रिस्क्स दैट the seller automatically has to accept as an integral part of their commitment। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स, कि सेलर को वो एक्सेप्ट करने ही होते हैं, ठीक है, उनके कमिटमेंट के पार्ट के तौर पे। ठीक है, इट इज़ अ मैटर ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ और द एग्रीड डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस वारंटीज, एग्रीड मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑब्लिगेशंस। मतलब क्या फ्रेंड्स कि अगर कोई प्रोडक्ट हम किसी जगह से खरीदते हैं, या तो बायर किसी जगह किसी सेलर के पास से प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हम स्पेशल परफॉर्मेंस वारंटी रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहता है 2 साल का 5 साल का वारंटी रहता है, तो वो वारंटी हो गया, वो एक क्या हो गया कि ये रिस्क हो गया सेलर के ऊपर। ठीक है, उसको वारंटी वगैरह सर्विस वगैरह अच्छे से देना पड़ेगा, उसमें एग्रीड मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ वो करवा देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है फ्रेंड्स कि वो रेपुटेशन रिस्क बन जाता है फ्यूचर में, कि सेलर के रेपुटेशन के ऊपर बन जाता है। वो रेपुटेशन खराब होने के बाद कोई वहाँ पे चीज़ें लेने जाएगा नहीं, तो वो दिक्कत वाला चीज़ रहेगा। और तीसरा रहेगा सर्विस ऑब्लिगेशन। सर्विस भी उसको टाइम पे देना पड़ेगा। मान लो एसी लिया हुआ है, तो एसी का जो फिक्स सर्विसेज रहता है अगर सेलर नहीं देगा तो वो सेलर का रेपुटेशन रिस्क होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो रिस्क मिटिगेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, और रिस्क का एनालिसिस भी होना चाहिए। तो ये हो गया पहला वाला फ्रेंड्स प्रोडक्ट रिस्क। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट रिस्क की वजह से बहुत सारा ऐसा भी होता है कि एक रिस्क की वजह से दूसरा रिस्क अराइज होता है, दूसरे रिस्क की वजह से तीसरा रिस्क अराइज होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए रिस्क का एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रोडक्ट रिस्क। उसके बाद हमने देखा देखेंगे हम फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग रिस्क। मैन्युफैक्चरिंग रिस्क क्या होता है फ्रेंड? मैन्युफैक्चरिंग रिस्क्स अपीयर टू फ्रीक्वेंटली व्हेन द प्रोडक्ट इज टेलर मेड। टेलर मेड का मतलब कि हम बोलेंगे हम बोलेंगे कस्टमाइज। ठीक है, कस्टमर जैसा बोल रहा है वैसा एक स्पेसिफिकेशन वाला प्रोडक्ट चाहिए, उसको बोलेंगे हम टेलर मेड। ठीक है, और हैज़ यूनिक स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, इन दीज केसेस देयर इज ऑफन नो अदर रेडिली अवेलेबल बायर। ठीक है, एक बायर का कस्टमाइजेशन होने के बाद मान लो कि वो बायर ने कुछ लिया नहीं उससे, या तो कोई लैकिंग रह गया या तो उसका नीड पूरा नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, रिस्की हो जाएगा फ्रेंड्स, वो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। और जैसा उस बायर का चॉइस था वैसे किसी और बायर का चॉइस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क अराइज होगा फ्रेंड्स। इफ द ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड, in which case the seller has to carry the cost of the necessary readjustment। ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट हुआ तो क्या होगा कि सेलर को रीएडजस्टमेंट वाला करना पड़ेगा, कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका खर्चा तो उसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इफ दैट इज एन इवन ऑप्शन। ठीक है, risk of this nature occur as early as the product planning phase, but many may often be difficult to cover from the time of owing to the special nature of these products। ठीक है, ये प्रोडक्ट प्लानिंग जब होता है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर के पहले जो प्लानिंग करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है, वो सारी चीज़, वो सारा जो प्लानिंग वाला फेज होता है, उस टाइम पे ये रिस्क का जो होने का चांसेस ज़्यादा है फ्रेंड्स। ठीक है, बट दे ऑल्सो इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिस्क फॉर द बायर who often has to enter into payment obligation at an early stage, but without the security of the product itself until it has been delivered or installed। ठीक है, इसमें बायर का भी वो रहेगा, रिस्क रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर सेलर बोल देगा कि आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद से ये प्रोडक्ट आपके वहाँ पे इंस्टॉल होगा। तो मान लो छोटा प्रोडक्ट है वहाँ तक ठीक है, मान लो अगर कोई बड़ा मशीनरी हुआ या तो कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मान लो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे बायर पहले, सेलर बोलेगा आप पहले पेमेंट कर दो, बायर पेमेंट कर देगा। उसके बाद जो अगर सेलर ने बायर का जो नीड्स को मीट करे ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो फिर इंस्टॉलेशन अच्छे से नहीं हुआ, तब तक तो जो ऑब्लिगेशन रहेगा वो उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो वो बायर के ऊपर भी एक रिस्क है फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग रिस्क और प्रोडक्ट रिस्क। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉमर्शियल रिस्क। कॉमर्शियल रिस्क में क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड परचेजर रिस्क इज ऑफन डिफाइंड एज रिस्क ऑफ द बायर गोइंग इनटू बैंकरप्सी और बीइंग इन एनी अदर वे इनकेपेबल ऑफ फुलफिलिंग देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स, अगर बायर रहता है वो बैंकरप्ट हो जाता है, या तो
दो में से कोई भी पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रहते हैं फ्रेंड्स उसको फुलफिल नहीं कर पाते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है मान लो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग के लिए जो रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स वो होता है कॉमर्शियल रिस्क, ठीक है। वन माइट फर्स्ट थिंक द बायर्स पेमेंट ऑब्लिगेशंस बट इट ऑल्सो कवर्स ऑल अदर ऑब्लिगेशंस ऑफ द बायर अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ पेमेंट वाला ऑब्लिगेशन नहीं है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो बायर के रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, नेसेसरी फॉर द सेलर टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। मतलब सेलर के भी ऑब्लिगेशंस रहेंगे, जो बायर के ऑब्लिगेशंस, बायर की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए, तो वो दोनों तरफ से है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, देयर ऑल्सो कवर रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है, दीज ऑल्सो कवर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कॉमर्शियल रिस्क होते हैं ये रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रेड डिस्प्यूट भी कवर करते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से भी मतलब ये भी ज़रूरी है, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं मिला है उसकी वजह से भी कॉमर्शियल रिस्क होता है। मान लो कोई सेलर है, वो बायर को कोई चीज़ के बारे में या तो कोई गुड्स के बारे में गलत जानकारी देगा, तो वो उसकी बातों में आके वो चीज़ खरीद लेगा और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं मिली तो कॉमर्शियल रिस्क अराइज हो सकता है फ्रेंड्स, और ट्रेड डिस्प्यूट भी उसमें कवर होता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क हम देखेंगे फ्रेंड्स, पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या है फ्रेंड्स? दिस रिस्क the risk of a separate commercial transaction not being realized in contractual way due to the measures emanating from the government or authority of the buyers on और एनी अदर फॉरेन कंट्री, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क जो होता है वो जैसे फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई कंट्री होती है वो मान लो उसका कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर जो है वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे क्राइसिस होता है ज़्यादा, मतलब मान लो टेररिज्म है या तो फिर किसी चीज़ में उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या तो फिर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो भी उसकी वजह से भी पॉलिटिकल रिस्क अराइज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। गवर्नमेंट और अथॉरिटी जो है वो किसी चीज़ पे बैन लगा देती है, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इंटरनल कंट्री के डिस्प्यूट की वजह से किसी चीज़ को बैन कर देती है, ठीक है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में अभी चल रहा है, तो पाकिस्तान के मतलब चीज़ों को बैन कर दिया गया है इंडिया में लाने से, और पेमेंट करने से इनकार कर दिया गया है। उनके जो क्रिकेटर्स या तो फिर उसके एक्टर्स वगैरह हैं उनको इंडिया में से पेमेंट देना मुश्किल हो गया है या तो फिर नहीं करना है। ये सारा चीज़ जो है वो जस्ट एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये सारा चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अथॉरिटी क्या डिसीजन लेती है, ठीक है। दिस ऑल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल रिस्क में फ्रेंड्स क्या होता है, एक तरीके से इसको कंट्री रिस्क भी बोल सकते हैं हम पॉलिटिकल रिस्क को, ठीक है। एक तरीके से इसको कंट्री रिस्क भी बोला सकता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्री में क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकली हो या तो फिर किसी और एनवायरनमेंट की वजह से हो, एक कंट्री में वो सिचुएशन कैसे चल रहा है उसके हिसाब से फ्रेंड्स हमको पता चलेगा, ठीक है। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कंट्री का इकोनॉमी कैसा है, उसका इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं है, उसकी वजह से पेमेंट, मान लो इकोनॉमी डाउन है तो उसकी वजह से पेमेंट में मान लो टेंशन हो सकता है सेलर और बायर के बीच में, ठीक है। उसके बाद है सोशल एनवायरनमेंट, सोशली दोनों कंट्रीज़ के बीच में माहौल कैसा है वो भी मैटर करेगा, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो भी मैटर करेगा फ्रेंड्स, और फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस ये भी है फ्रेंड्स। फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट तक ही फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है, या तो ये करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है। वो सारा रेस्ट्रिक्शंस भी इसमें रोल अदा करता है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्स बिजनेस रिस्क। एडवर्स बिजनेस रिस्क क्या है फ्रेंड्स? सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस लाइक अनयूजुअल पेमेंट सेटलमेंट, अनयूजुअल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, सिक्रेटिवनेस, रैपिड मूवमेंट्स इन एंड आउट ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद है न्यूमरस ट्रांसफर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग ही समझ लो फ्रेंड्स, इसको एडवर्स बिजनेस रिस्क को आप मनी लॉन्ड्रिंग समझ सकते हो फ्रेंड्स। ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ करप्ट बिहेवियर भी इसके अंदर शामिल होता है फ्रेंड्स, आर बैड फॉर बिजनेस, दैट डिस्टॉर्ट द नॉर्मल ट्रेड पैटर्न्स एंड गिव अनफेयर एडवांटेजेस टू दोज इन्वॉल्व इन देम, ठीक है। ये जो बिजनेस
में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स लाइक अनयूजुअल पेमेंट सेटलमेंट, ये सारा चीज़ जो है वो जो बिजनेस के रिस्क को जो है वो बढ़ाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बिजनेस के लिए एडवर्स चीज़ है फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्राइबरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्ट बिहेवियर है, वो सारा चीज़ की वजह से जो रिस्क जो अराइज होता है फ्रेंड्स, वो एडवर्स बिजनेस रिस्क बोला जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे करेंसी रिस्क और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अ वोलेटाइल फॉरेन करेंसी में रिजल्ट इन अनसर्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड फ्यूचर पेमेंट्स इन दैट करेंसी। मान लो एक पर्टिकुलर करेंसी है, उसका फ्यूचर वैल्यू हमको पता नहीं है कि वो कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो करेंसी का जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि फॉरवर्ड में हम मान लो कि फॉरवर्ड रेट ये होगा तो उसके ऊपर हम डील करते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड में रेट क्या होगा वो हमको पता नहीं है, उसमें लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो रिस्क अराइज होता है फ्रेंड्स, उसको करेंसी रिस्क या तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बोला जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने रिस्क सारे खत्म होते हैं फ्रेंड्स। तो रिस्क में हमने क्या देखा फ्रेंड्स, रिस्क में हमने देखा कि प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट रिस्क, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कॉमर्शियल रिस्क, उसके बाद हमने देखा पॉलिटिकल, उसके बाद हमने देखा एडवर्स बिजनेस रिस्क, और उसके बाद हमने देखा करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। ये सारे रिस्क आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आने की संभावना है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, 2-3 टर्म्स है फ्रेंड्स जो आपको एग्ज़ाम के तौर में कभी कभी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, आधे या 1 मार्क में। ये है फ्रेंड्स इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, द ट्रांजेक्शन्स मेड फॉर द पर्पजेस अदर देन फिजिकल गुड्स मूवमेंट्स एंड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। फिजिकल गुड्स का जो मूवमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम फ्रेंड्स इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर सेलिंग। सॉफ्टवेयर सेलिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट ही होता है फ्रेंड्स, जो हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट ही देखने पे पता नहीं चलेगा हमको, ठीक है। सेल ऑफ सर्विस है, टूरिस्ट अवेल कंट्रीज हॉस्पिटलिटी एंड अदर सर्विसेज है, कोई सर्विस को सेल कर रहे हैं, ठीक है। बीपीओ है या तो फिर जैसे कॉल सेंटर वगैरह जो चल रहा है, ठीक है, उसमें जो सर्विसेज हम देते हैं वो सारा चीज़ जो है वो इनविजिबल रहता है, वो दिखता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन होता है। सर्विसेज इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड ओवरसीज एंड शेयर्ड इंटरनेशनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है ओवरसीज, ठीक है, वो सारा चीज़ जो रहता है उसको उसमें जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रेड ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दीज ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड टू आरबीआई थ्रू सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म्स। फ्रेंड्स सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म्स आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने सीआईबी किया हुआ है उनको ये चीज़ सामने आया होगा फ्रेंड्स। सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके थ्रू रिपोर्टिंग होता है फ्रेंड्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स का जो इनविजिबल होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म है फ्रेंड्स काउंटर ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, काउंटर ट्रेड मतलब नाम ही सजेस्ट करता है फ्रेंड, आपको बताता है कि काउंटर ट्रेड मतलब एक चीज़ अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को देती है तो उसके बदले पैसे की पेमेंट नहीं होती है, सामने काउंटर ट्रेड होता है, मतलब उस कंट्री से भी कोई चीज़ दूसरी चीज़ सामने वाली कंट्री को दी जाती है, ठीक है, वहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो द पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर पेड बाय वे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट जो है बाय वे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज के सामने गुड्स एंड सर्विसेज ही हम दे रहे हैं, मनी या एक्सचेंज या करेंसी की कोई आपले नहीं हो रही है फ्रेंड्स। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम बोलेंगे, ऐसे ट्रेड को हम बोलेंगे फ्रेंड्स काउंटर ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। अभी हम देखेंगे मर्चेंटिंग ट्रेड और हाई सीज सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दीज आर द ट्रांजेक्शन्स वेयर द ट्रेडर इन कंट्री एक्स purchases goods from country Y and supply the goods to buyer in country Z, ठीक है। तो मान लो कि एक कंट्री हो गया X, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है कंट्री X, ठीक है, यहाँ पे है कंट्री Y, यहाँ पे है कंट्री Z, ठीक है। तो X कंट्री जो है वो Y से जो है वो गुड्स खरीदती है, ठीक है, और वो जो गुड्स है वो Z को बेचती है। तो ये जो ट्रेड हुआ फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो ट्रेड होता है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड,
ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस। दीज आर ट्रांजेक्शंस वेयर द ट्रेडर इन कंट्री एक्स परचेसेस गुड्स फ्रॉम कंट्री वाई एंड सप्लाई द गुड्स टू अ बायर इन कंट्री जेड। ठीक है। द गुड्स नेवर टच द बाउंड्री ऑफ कंट्री ऑफ ट्रेडर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ट्रेडर कौन हो गया फ्रेंड्स, एक्स है ट्रेडर। ठीक है, तो ये जो वाई से एक्स में गुड जाएगा ना, वो एक्स की जो बाउंड्री को वो टच नहीं करेगा फ्रेंड्स, वो एक्स से पहुंचने के पहले एक्स सीधा वाई को पहुंचा देगा। ठीक है, अभी देखेंगे फ्रेंड्स, द गुड्स नेवर टच द बाउंड्री ऑफ द कंट्री ऑफ ट्रेडर इन इंडिया। सच ट्रेड ट्रांजेक्शंस आर रेगुलेटेड एंड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन देम। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ऐसे ट्रांजेक्शन पे डाले गए हैं। ठीक है, इन हाई सीज, अभी हम देखेंगे ये हो गया मर्चेंटिंग ट्रेड फ्रेंड्स। ठीक है, हाई सीज मर्चेंटिंग के जैसा ही होता है फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे सेम थिंग हैपन्स, वही चीज होती है। द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। मतलब जो गुड्स जो है उसका जो है वो शिपिंग, या तो फिर अभी मान लो कि गुड्स अभी ट्रांजिट में है। ठीक है, उसका ट्रैवलिंग चल रहा है गुड्स का अभी, लेकिन उसी टाइम पे जो ऑनरशिप ऑफ गुड्स है वो एक बंदे से, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांसफर हो गई, या तो फिर एक एक्सपोर्टर से दूसरे एक्सपोर्टर तक, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफर हो गई। ठीक है, सो दैट लाइक बिफोर द हम कहाँ थे फ्रेंड्स, द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर स्टिल इन ट्रांसिट। ठीक है, स्टिल इन ट्रांसिट, दैट मीन्स बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स बट आफ्टर सेलिंग ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ लोडिंग। पोर्ट ऑफ लोडिंग से जब वो वेसल का सेलिंग चलता है, उसी दरम्यान जो गुड्स का ऑनरशिप है वो एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ट्रेड हुआ उसको हाई सीज ट्रेड बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स है फ्रेंड्स, इनविजिबल ट्रेड ट्रांजेक्शंस, उसके बाद है काउंटर ट्रेड और बायलैटरल ट्रेड, और उसके बाद है मर्चेंटिंग ट्रेड और हाई सीज सेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अभी आगे वाले लेक्चर के अभी हम देखेंगे चैप्टर 3 फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं जल्द से जल्द इस लेक्चर को अपलोड करने का कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बोलिए, फ्रेंड्स को बताइए फ्रेंड्स कि अपनी चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह कर दीजिए फ्रेंड्स, और शेयर वगैरह भी कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे फ्रेंड्स। ठीक है ना, अगर आप हमको मोटिवेट करोगे, हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होने के बाद हम अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएंगे और आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।